कई बार हम यह सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसा होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलियनर बन जाते हैं। इस समय पैसे को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेट पर इफेक्ट डालेगा। तो क्यों न आज ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के जरिए पैसों के मनोविज्ञान के बारे में समझा जाए। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बेस्ट सेलर बुक है जिसके लेखक मॉर्गन हाउसल हैं। यह किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से देखती है। जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताबें फोकस करती है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया जाए या कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करती है। पैसों के प्रति आपका एटीट्यूड और बिहेवियर सुधारने का काम करती है। तो आज के वीडियो में हम आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी से 9 लेसन शेयर करेंगे जिससे आप इजिली पैसों के साइकोलॉजी को समझ सकें। लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाते हैं। इस अनुभव के बेस पर ही हम ये सोचते हैं कि हमें यह पता है कि यह दुनिया किस तरह से काम करती है, लेकिन असल बात तो यह है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे सरकमस्टेंस और हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान गरीबी में पला बड़ा है वो रिस्क और रिवार्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से अलग होगी जो अमीरी में पला बड़ा है। यह फैक्ट है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डाटा को लेकर ये देखने के लिए स्टडी किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है जो पूरी तरह से सरकमस्टेंस और अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसे को लेकर कोई भी डिसीजन अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेस पर ही लेते हैं। नंबर 2, लक एंड रिस्क। लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी करता है। जैसे कि 1968 में अमेरिका का लेक साइड स्कूल दुनिया के गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां पे $3000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिसमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे और विल गेट्स उन्हीं बच्चों में से एक थे। विल गेट्स कहते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। विल गेट्स के साथ लेक साइड स्कूल में कैंटस इवान नाम का एक लड़का था जो विल गेट्स की काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था और विल गेट्स की तरह ही कंप्यूटर में भी काफी अच्छा था जो फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह बैड लक का एक एग्जांपल है क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माउंट एवरिंग के दौरान मरे जाने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसी तरह आपका कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि इसके पीछे का कारण आप नहीं बल्कि आपका लक है। लेसन नंबर 3, नेवर इनफ। इनफ यानी कि बहुत सारा। इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है और चाहे हमारे पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। दोस्तों, इनफ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब यह है कि आपको क्लियर होना होगा कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है। पैसे को लेकर एक टारगेट सेट करें और जब आप अपने उस टारगेट को अचीव कर लें तो आपको उस समय खुद को रोकना होगा और पैसे को मना करना होगा कि बस आपके लिए इतना पैसा इनफ है। लेकिन अगर आप अपनी हद को पार करते हैं और पागल की तरह लगे रहते हैं तो आखिर में आपका सारा पैसा डूब जाएगा और आपको अपनी जान तक देनी पड़ जाएगी। इसलिए आपको अपनी जरूरत देखना होगा और आपको ये तय करना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे कि रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव और हैप्पीनेस और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागना जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। नंबर 4, कंपाउंडिंग। दोस्तों, आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जब यह किताब लिखी जा रही थी तो वॉरेन बफेट का टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन था और जिसमें से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए थे। वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिए थे। अगर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते तो उन्हें सेम रिटर्न नहीं मिलता और उनकी टोटल नेटवर्थ $84.5 बिलियन की जगह सिर्फ $11.9 मिलियन ही होती, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि समय की जरूरत होती है। वॉरेन बफेट इसलिए सफल नहीं है क्योंकि वे अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि वो इसलिए सफल और कामयाब हैं क्योंकि वे लंबे टाइम से इन्वेस्टर बने रहे। लेसन नंबर 5, गेटिंग वेल्थी vs स्टेइंग वेल्थी। अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और अफोर्डेबल होना जरूरी है।
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। 1929 के समय पूरी दुनिया के इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे। तब ऐसे कठिन समय में लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए, लेकिन इसके बाद भी वे रुके नहीं। वे कठिन से कठिन रिस्क लेते गए और बदकिस्मती से 4 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी और खुद अपनी जान ले ली। दोस्तों, लिवरमोर की तरह ही बहुत लोग ज्यादा पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसे को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने और ऑप्टिमिस्टिक रहने और अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। वहीं अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचना होता है। अफोर्डेबल बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपकी सफलता में लक का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर अफोर्डेबल होने का मतलब यह नहीं है कि आप कंगालों की तरह रहे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें और दिखावे में ना पड़े। नंबर 6, फ्रीडम। दोस्तों, वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है जिसमें आप जो करना चाहे वो कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी और वो है अपनी लाइफ के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको अपने लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यह अच्छी सैलरी, बड़ा घर और जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप अपना मनपसंद काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तब भी आप अपने मनपसंद काम से नफरत करने लग जाएंगे। एक रिसर्च में हजारों रिटायर्ड पर्सन का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि अपनी पूरी जिंदगी में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्डवर्क करने और ज्यादा पैसा कमाने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। लेसन नंबर 7, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात नहीं आती कि वाओ, इस कार का ऑनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश यह कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यहाँ मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रहकर देखेंगे तो आप खुद ऑनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि यदि हम अमीर हो जाएंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सच यह है कि दूसरे लोग आपकी अमीरी के वजह से आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि यदि वो भी आपके जैसा अमीर होते तो लोग उनकी भी तारीफ करते और उन्हें भी पसंद करते। लेकिन हम्बल, काइंडनेस और एम्पैथी जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नजर में आपको ज्यादा पसंदीदा और ज्यादा रेस्पेक्टेड बनाती है। लेसन नंबर 8, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अधिकांश लोग जो महंगी और फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते। एक महंगी कार यह बताती है कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ बिल्कुल भी नहीं है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन के बेस पे दूसरे लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है, कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य होती है। वेल्थ ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता है। रिच होना सिर्फ आपके करंट इनकम को दर्शाता है, वहीं वेल्थी होने का मतलब है कि आपकी करंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने खर्चे उठा सके। लास्ट पॉइंट है सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे पैसे को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग करने की जरूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके नीड और डिजायर पे डिपेंड करती है। दोस्तों, आपकी सेविंग आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेविंग करने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका मतलब है आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई नई स्किल को सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की यह समरी समाप्त होती है। यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना चाहते हैं।